तो ऑल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट कर दे रहे, ठीक है। इसमें जो हाँ भी सर। इम्पोर्टेंट डेरिवेटिव्स है या जो कुछ भी है अभी हम बता देंगे, और कुछ कुछ मेरे पास में क्वेश्चंस है वो हम भिजवा देंगे, ठीक है। हल्का फुल्का न्यूमेरिकल्स, ये चैप्टर में फोकस ज़्यादा तो इसी में रखना है, थ्योरी पार्ट में। ये बोल सकते हो थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट होता क्या है? सबसे पहले ऑल्टरनेटिंग करंट वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होता है, रिवर्स होता है, 1 सेकंड में ऊपर जाता है, 1 सेकंड में नीचे आता है, ठीक है। जो करंट का फ्लो है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। सॉरी, जो करंट का फ्लो है वो ऊपर नीचे कंटिन्यूसली करते रहता है, ठीक है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। बेसिक ग्राफ है ये, ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है, वेयर एज डीसी करंट का ग्राफ ऐसा दिखता है, ठीक है। ये डीसी करंट का ग्राफ है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होते रहता है 1 सेकंड में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जितना ऊपर जा रहा है करंट उतना ही नीचे आ रहा है, ठीक है। तो टोटल अगर हम इसका सम करें कि मान लेते हैं ये एक सर्टेन हाइट गया ऊपर और सर्टेन हाइट आया नीचे, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मान लेते हैं +2 एम्पियर ऊपर भी गया, +2 एम्पियर माइनस उतना ही नीचे भी आया तो -2 एम्पियर हो गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन उठता है कि अगर करंट 0 हो रहा है तो हमको करंट मिलता है यहाँ पर कैसे, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा देर में बात करेंगे। उसके पहले ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता ही होगा। एम्पलीट्यूड क्या होता है? ये सब एम्पलीट्यूड है, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं बेसिकली। वेव के हाइट को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होता है कि 1 सेकंड में कितनी वेव्स बन रही हैं, ठीक है। उसके बाद टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक वेव को बनने में कितना समय लगा। तो ये टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फिर हम इस ओमेगा की भी बात करते हैं, ठीक है, विच इज़ आर एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो ये सारे जितने फार्मूलाज हैं यहाँ पर पहले हल्के फुल्के लिख देते हैं, और इससे 2πf, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन यहाँ पर निकल के आता है, ओके। इसकी जो बेसिक इक्वेशन होती है, ठीक है, तो इसको हम ईएमएफ और वोल्ट करंट के फॉर्म में मेजर करते हैं। ईएमएफ एंड करंट के फॉर्म में इसको हम मेजर करते हैं। तो इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ईएमएफ के फॉर्म में यानी वोल्टेज के फॉर्म में, वो ये होती है। ये पूरे के पूरा जो है आपका इसके ऊपर काम करता है, ओम्स लॉ जो है, ठीक है। तो ईएमएफ की ये बेसिक इक्वेशन हो गई यहाँ पर। और करंट के फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो इस तरीके से इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, इंटरचेंजेबल है यहाँ पर ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पर फेज़ और फेज़ डिफरेंस भी क्रिएट होता है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे थोड़ी देर में। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस डिराइव होंगी, ओके। तो अब हम आते हैं यहाँ पर, सबसे पहले प्रूविंग स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर प्रूविंग ही है चैप्टर में मोस्टली जो है, कि हम लोग ये समझते हैं कि जैसे कि ये वेव है, करंट जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आया, तो प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये जितना ऊपर जाएगा ये जितना नीचे आएगा ये क्या होगा? इसकी एवरेज वैल्यू जो है 0 हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका एक क्या बोलते हैं रिलेशन समझते हैं, ठीक है, कि इसका रिलेशन है क्या। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूविंग। प्रूफ मैथमेटिकली दैट एवरेज वैल्यू of AC current over one complete is 0, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम चार्ज का रिलेशन समझेंगे। एज वी नो कि चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है करंट इनटू टाइम। इसको हम बोल ही सकते हैं चार्ज क्या होता है? करंट इनटू टाइम। करंट का ये फॉर्मूला है, करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। तो चार्ज के लिए क्या लिख सकते हैं? करंट इनटू टाइम, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको मान लेते हैं हम दोनों तरफ अगर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं,
यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जैसा हम देख सकते हैं इंटीग्रल के फॉर्म में इसको हम ला सकते हैं क्वाइट ईजिली। तो ये इंटीग्रेट होने लगेगा। इसको आई नॉट लिख देते हैं आई की जगह, हाँ ये ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं 0 से लेके एक सर्टेन टाइम तक, 0 से लेके t तक, क्योंकि फुल टाइम लेंथ हमको यहाँ लेना है। तो स्टार्ट कर देते हैं इंटीग्रेशन। आई कांस्टेंट है वो बाहर चले जाएगा। अच्छा आई की जगह ये भी लिख सकते हैं, वेट इसको आई रहने देते हैं, हाँ इसको आई रहने देते हैं और आई की जगह आप उसके वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पर, वो सही रहेगा। विच इज़ 0 से t आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। ओके, ये रिलेशन हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो आई को हमने इससे रिप्लेस कर दिया। अब हम स्टार्ट कर देंगे इसका डिफ्रेंशिएशन। तो आई नॉट बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेट हम करेंगे 0 से t साइन ओमेगा टी डी टी। तो जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का क्या होता है, साइन का होता है माइनस कॉस, साइन का होता है माइनस कॉस साइन एक्स, तो माइनस कॉस एक्स बाई, फिर इस फंक्शन का हमको डेरिवेटिव भी करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर ओमेगा टी का, यानी कि मान लो ये 2x है तो इसका 2 होगा, तो ओमेगा नीचे आ जाएगा। तो ये 0 से लेकर t तक अब लिमिट्स पुट कर देंगे हम। तो q इज इक्वल्स टू आई नॉट बाई ओमेगा को बाहर कर देंगे, लिमिट्स हम पुट कर देंगे। तो माइनस कॉस ओमेगा, ओमेगा को भी हम रिप्लेस एक्चुअली में कर देते हैं, माइनस को भी बाहर कर देते हैं और ओमेगा की जगह उसका रिलेशन हम पुट कर देते हैं पहले। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये वाला t माइनस कॉस 0, ये तो पूरा ख़त्म हो जाएगा। यहाँ आएगा आई नॉट बाई ओमेगा, ये पूरा 1 हो जाएगा, 2 पाई है और ये 1 होता ही है, तो 1 माइनस 1 ये 0 आएगा। तो दिस इंटू दिस इज़ 0। तो यहाँ पर ये हमको मिल गया कि चार्ज जो है वो 0 है। तो वहीं अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करें इस फॉर्मूला में करंट निकालने के लिए, तो 0 बाई टाइम पीरियड मेरा 0 ही देगा। जो हम बोल ही रहे थे कि टाइम पीरियड जो है वो, मतलब करंट जो है वो 0 ही होता है इसमें, अगर हम फुल टाइम को इंक्लूड करते हैं। इसीलिए यहाँ पर करंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे एक वेव बनी इस टाइम पीरियड के लिए, ये एक टाइम पीरियड हुआ, तो ये एक टोटल टाइम पीरियड हुआ 0 से लेकर टाइम t तक। तो यहाँ पर हमको मालूम है कि करंट जो है 0 बनेगा। तो जब करंट यहाँ पर 0 बनेगा तो क्या हमको करंट नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, हमको करंट भी मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को करंट जो है वो एवरेज वैल्यू हाफ वेव में निकालना पड़ता है। यहाँ पर हमको करंट का वैल्यू निकालना पड़ता है, यहाँ पर इस पॉइंट में एट टाइम t/2, ठीक है। तो इसके लिए भी एक डिफ्रेंशिएशन है, सेम डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है, सेम ही डिफ्रेंशिएशन है पूरा, बस यहाँ पर लिमिट जो लगेगा वो t/2 लगेगा। यानी कि इसको मैं अगर यहाँ इस पार्ट से सॉल्व करूँगा, क्योंकि यहाँ तक सेम ही होने वाले हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई ऐसा डिफरेंस नहीं आएगा, बस यहाँ t/2 लगेगा। तो यहाँ से अगर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये होगा q इज इक्वल्स टू माइनस आई ओमेगा, तो ये हो जाएगा वही सेम रिलेशन। लिमिट्स पुट करेंगे 2 पाई बाई टी इंटू t/2 इस बार माइनस कॉस 0, और ये दे देगा माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, और ये इस बार होगा 2 से 2 चले जाएगा, t से t चले आएगा, यहाँ कॉस होगा, इससे ये कॉस पाई, ये -1 ये आएगा, ओहो -1 दिस विल कम डाउन टू -2, ये आपका आ जाएगा ओमेगा इंटू -2, माइनस से माइनस चले जाएगा, तो यहाँ पर जो चार्ज का वैल्यू देखने को मिलेगा वो मिलेगा 2, इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पर ओमेगा के लिए अगर उसका रिलेशंस भी हम डालें, जैसे कि 2 पाई बाई टी, तो फिर वो t ऊपर जाएगा, 2 से 2 चले जाएगा, तो यहाँ पर
बेसिकली सीधा सीधा ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम करंट की बात करें तो करंट देन अगेन बाई टाइम पीरियड, यहाँ पर टाइम हमने लिया है T/2, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज का जो वैल्यू आया अगर हम उसको पुट करेंगे, ये चार्ज का वैल्यू हमारा जो आया इसको हम जब पुट करेंगे एट टाइम T/2, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/πI0, ठीक है। तो ये निकल के आएगा हमारा कि एक्चुअली में कितना करंट फ्लो कर रहा है, एवरेज करंट कितना फ्लो कर रहा है हाफ वेव साइकिल में। और ये रिलेशन भी अगर याद रखना कठिन हो जाएगा तो इसके लिए बहुत शॉर्ट सा सिंपल सा इक्वेशन है। यहाँ पर पाई का जो वैल्यू है इसको पुट करके इसको जब सॉल्व किया जाता है तो 0.63 ऐसा 76 ऐसे करके आएगा रिलेशन I0, यानी कि 63% ऑफ द करंट जो है वो हाफ वेव साइकिल में हमारा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा डेरिवेटिव इस पार्ट का, करंट के ऊपर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन है यहाँ पर, वो है रूट मीन स्क्वायर का या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट का, रूट मीन स्क्वायर का या फिर इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट का। मतलब एसी करंट के पास एसी करंट का वो हिस्सा जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाएगा, यानी कि जो डीसी के तरह बिहेव करेगा, हीटिंग इफेक्ट वाला रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, जिससे बहुत से काम भी हमारे होते हैं, हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट का जो फॉर्मूला है दैट इज़ I²RT, वी नो दिस, ठीक है। इसको अब हम थोड़ा सा ये कर देंगे, डिस्क्राइब कर देंगे, इसको रूट मीन स्क्वायर बोलेंगे हम यहाँ, रूट मीन स्क्वायर और RMS, ठीक है, ओके। इसका भी बहुत लंबा चौड़ा डेरिवेशन है, ठीक है, इसका बहुत लंबा चौड़ा डेरिवेशन है। इसका जब हम डेरिवेट करेंगे तो इसका जो करंट आएगा उसको बोलते हैं I इफेक्टिव करंट। तो उसकी वैल्यू आती है I0/√2, ठीक है। इसमें भी जब √2 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे 1/√2, तो दिस विल कम डाउन टू 0.707 I0। ये होता है I इफेक्टिव, ठीक है। ये I इफेक्टिव की वैल्यू होती है। ये मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे आप करोगे। डेरिवेटिव आप खुद से कर पाओगे, डिफरेंशिएट आप खुद से कर पाओगे, मैं पूरा प्रोसेस बना के दे देता हूँ, ठीक है। उसका डिफरेंशिएशन, इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही ज़्यादा है बेसिकली, और कुछ ऐसा नहीं है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है। तो रिलेशन यही यूज़ करना है, हीटिंग इफेक्ट का जो होता है H = I²RT। तो यही रिलेशन हम यूज़ करेंगे, इसको वही डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड्स में, I²R यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, TH तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। I के जगह I का वैल्यू वही वाला पुट कर देंगे, I0 sin ω t, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर, ये आपका RDT हो जाएगा, देन DH। इसको हम अब इंटीग्रेट करेंगे, 0 से लेकर टाइम t तक के लिए इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हो जाएगा I² नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ω t RDT, ठीक है। अब इसको यहाँ से इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, जैसे इसका h हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, I0² ये तो बाहर आ जाएगा, यहाँ t है ये अंदर रहेगा, 0 से लेकर t साइन स्क्वायर ω t dt। अब मैं बोल रहा हूँ कि दिक्कत कहाँ आ सकता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, इंटीग्रेट करने के पहले एक चीज़ और कर सकते हैं, थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करने के लिए, कि वी नो दैट H = I²RT। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी H के लिए है, ये भी H के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर H को हम एक दूसरे को इक्वल बोल सकते हैं कि ये भी H के लिए है, ये भी H के लिए है, तो ये दोनों इक्वल है, यानी कि ये वाला I²RT, ठीक है। इसको एक्चुअली में I नहीं बोल के I इफेक्टिव बोल देते हैं, क्योंकि इफेक्टिव करंट के लिए हम कर रहे हैं। तो I इफेक्टिव R² T = दिस रिलेशन, I0²R 0 से लेकर T साइन स्क्वायर ω t dt, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको और थोड़ा सा अगर हम देखें, कुछ अगर कर सकते हैं तो
जैसे कि ये R से R तो यहाँ पर चले जाएगा, राइट, ये R से R तो यहाँ पर चले जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ मिस कर रहे हैं क्या, आई स्क्वायर ओमेगा टी डी टी आर टी, ओके। इससे तो ये चले जाना चाहिए, अच्छा ठीक है, R से R चले जाएगा। यहाँ पर हमको आई इफेक्टिव का वैल्यू निकालना है, तो लेफ्ट साइड में सिर्फ आई इफेक्टिव छोड़ेंगे, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो आई इफेक्टिव का स्क्वायर विल बी इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर। ये जो t है ये नीचे ले आएंगे, यहाँ पर t, दिस विल बिकम कुछ ऐसा, ठीक है। अब इसको उठा के यहाँ अगर हम कर दें, भेज दें, तो आई इफेक्टिव विल बी इक्वल टू, अच्छा, आई स्क्वायर का रूट, इस पूरे फंक्शन का हमको रूट करना पड़ेगा, इस पूरे फंक्शन का, ये स्क्वायर इधर जाएगा, पूरे फंक्शन का रूट करना पड़ेगा। आई स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, आई नॉट हो जाएगा, और t का, नीचे t है, इसका रूट क्या हो जाएगा, रूट t, देन इंटीग्रेशन, और ये सब कुछ जो है रूट में समा जाएगा, तो अंडर रूट 0 से t क्या है आपका, साइन स्क्वायर ओमेगा t डी टी। अब मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या करना है, इसको ट्राई ज़रूर करना घर में। यहाँ से अगर हम एक साथ इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा एक गंदा सा इक्वेशन बनने लगेगा, तो वो हमको नहीं चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट को सिर्फ बाहर निकालेंगे, जस्ट इस पार्ट को। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिर्फ इस पार्ट को बाहर निकाल के इंटीग्रेट कर देंगे। इसमें में दिक्कत आएगा तो आएगा, और कोई पार्ट में दिक्कत नहीं आएगा एज सच। तो इसको निकालेंगे बाहर और इसको कर देंगे इंटीग्रेट। अब साइन स्क्वायर का, भाई साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, कॉस बनाना पड़ेगा। तो इसको आप इस फॉर्मूला में तोड़ सकते हो। साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x। तो इसको हम उस तरीके से लिख देंगे, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 डी टी। अब यहाँ से आप इसको इंटीग्रेट करके, देन ये वैल्यूज़ इसमें पुट करके जब हो जाएगा तो इसमें आप पुट कर दोगे। तो जब इसमें आप पुट कर दोगे एंड सॉल्व करोगे तो आपको फिर ये वैल्यू मिलेगा, ये वैल्यू निकल के आएगा एग्जैक्टली आई नॉट बाई रूट 2। बाकी सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसका एक शॉर्टकट भी है एक्चुअली में, बट आप इसको करोगे तो वो ज़्यादा बेटर है, उससे क्लैरिटी इससे क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगा। अगर ये आया एग्ज़ाम में तो, और ये आएगा तो ये काफ़ी अच्छा मार्क्स कंटेन करेगा। इसका आप देख ही सकते हो, जो डेरिवेटिव है, जो प्रूफ है, वो लंबा ही है, लंबा ही होता ही है जनरली। ओके, नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा, दैट इज द फेज़र डायग्राम हम बोल सकते हैं। फेज़र डायग्राम हल्का सा समझ लेते हैं। फेज़र डायग्राम, तो फेज़र डायग्राम क्या बोलता है, तो इसमें बस फेस का चेंज आता है, ऐसा और कुछ नहीं है। ये रिलेशन हम पहले लिख लेते हैं, जैसे कि अगर हम इस रिलेशन को और इस रिलेशन को साथ में अगर दिखाते हैं, यहाँ पर कोई फेस चेंज नहीं है, तो अगर हम बनाते हैं इस तरीके का कोई डायग्राम फॉर दिस रिलेशन, ठीक है, मान लेते हैं ग्राफ में बनाते हैं, और ये हमने बनाया ईएमएफ के लिए, ठीक है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फेस का कोई चेंज नहीं है। तो फेस का अगर कोई चेंज नहीं है तो करंट के लिए भी जो डायग्राम रहेगा वो यही रहेगा, सेम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। और इसका जो एंगुलर डिस्टेंस रहेगा या फेज रहेगा, जो भी, वो ये रहेगा, बस एंगुलर डिस्टेंस। इसके बाद में अगर फेस आता है, बढ़ता है या कम होता है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ईएमएफ जो है और करंट में मान लेते हैं कि अब कोई फेस का चेंज आ गया, मान लेते हैं प्लस में आया, अब डायग्राम कैसा दिखेगा, तो ये अगेन ईएमएफ को दर्शाएगा। लेकिन यहाँ पर अब जो है करंट जो है उसमें फेज आया है, ठीक है, तो ये उस डिफरेंस को
दिखाएगा, रिप्रेजेंट करेगा, ये +5 है, ठीक है। तो ये +5 के लिए क्या हो जाएगा, प्लस के लिए हम लोग को मालूम है, हम लोग को यहाँ इस तरफ जाना है, लेफ़्ट साइड में जाना है। माइनस के लिए हम लोगों को इस तरफ जाना है, यहाँ पर मोमेंटम ऐसा रहेगा ω t, एंगुलर डिस्टेंस ऐसा रहेगा। और प्लस के लिए हम लोगों को इस तरफ जाना है, लेफ़्ट साइड में जाना है। तो करंट जो है उसका जो फेस चेंज आएगा, उसके वजह से करंट यहाँ मान लेते हैं कहीं दिखेगा, और ये है वो फेस डिफरेंस फाई, ये होगा फेस डिफरेंस फाई का। और यही चीज़ अगर हम यहाँ पर माइनस लगा के करें, और यही चीज़ अगर हम यहाँ पर माइनस लगा के करेंगे, ये तब EMF होगा, ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। और यहाँ पर नीचे की तरफ माइनस है, तो नीचे की तरफ इसका फेस डायग्राम बनेगा करंट के लिए। तो ये हो जाएगा इसका फेस नीचे, ठीक है। अब ये फेस डायग्राम क्यों बना रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये पूरा यूज़ होने वाला है जब LCR का हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। ये वहाँ पर यूज़ होगा, वहाँ पर समझ में भी आएगा कि क्यों ऐसा किया गया जब LCR का डेरिवेटिव करेंगे, जो कि इस चैप्टर का आई थिंक सो सबसे इम्पॉर्टेंट डेरिवेटिव होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में अब हम लोगों को समझना है LCR प्रूफ करने के पहले, LCR सर्किट प्रूफ करने के पहले हम लोगों को सारी चीज़ों को पहले समझना होगा। LCR अगर हमको प्रूफ करना है, ठीक है। सर एक बार थोड़ा पहले वाला स्लाइड दिखाइए, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करिए सर। हाँ बाबू, सर ठीक है, हो गया। हाँ, अब हम लोगों को LCR की तरफ बढ़ रहे हैं आस्ते आस्ते, यही हमारा चैप्टर का पीक रहेगा। तो LCR प्रूफ करने के पहले हम लोगों को सब कुछ पहले प्रूफ करना पड़ेगा, इसका तीनों का हमको कैपेसिटेंस और इंडक्टिव रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंसिव रेजिस्टेंस, इन तीनों का हम लोगों को एक प्रूफ तो करना पड़ेगा ना, कि फेस कैसा होता है, नहीं होता है, किस तरीके का फॉर्मूला बनेगा, सब कुछ। जैसे कि R में तो कोई फेस होता नहीं है, तो ये जो भी है पहले इसको प्रूफ करते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, रेजिस्टेंस हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, ये तीनों ही रेजिस्टेंस हैं, ठीक है। ये नॉर्मल रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस का रेजिस्टेंस है, और ये इंडक्टिव रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करेंगे हम नॉर्मल सर्किट से, जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस और कुछ नहीं है। नॉर्मल सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस, दैट्स इट। कोई भी सर्किट है जिसमें सिर्फ अगर रेजिस्टेंस है, तब कैसे करके इसको देख सकते हैं। तो इसके लिए हम रिलेशन जो यूज़ करेंगे, यही मेन प्राइम रिलेशन रहेगी हमारी, साइन ω t, ये इक्वेशन 1 रहेगी, ठीक है। अब हमको करना क्या है यहाँ पर कि R के लिए है, इसको R से ही डिवाइड करना है, ये तीनों ही एक्चुअली R के लिए ही, मतलब रेजिस्टेंस के लिए ही है। तो हमको क्या करना है, दोनों तरफ में R से इसको डिवाइड कर देना है, डिवाइडिंग बाई R या रेजिस्टेंस वी गेट। तो जब R से डिवाइड करेंगे तो क्या रिलेशन देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ रिलेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये रिलेशन देखने को मिल जाएगा। नाउ I के लिए भी अगर हम लिखें, करंट के लिए भी अगर हम लिखें, करंट के लिए ये रिलेशन बनेगा। यहाँ पर देख सकते हैं R के केस में, रेजिस्टेंस के केस में देखो आप, कोई फेज़ का डिफरेंस नहीं है, जो है वही है, ये दोनों सेम माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोई फेज़ है ही नहीं, तो इन दोनों को हम सेम ही मानेंगे। इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं तब, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं तब, और इन दोनों को हम सेम ही मानेंगे। यहाँ पर किसी तरीके का कोई फेज़ डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इसके ही बराबर यहाँ पर होगा, कोई फेज़ डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, नो फेज़ डिफरेंस बिटवीन E एंड I, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं फिलहाल सर्किट कंटेनिंग ओनली L के लिए अब पहले करेंगे। L हो गया हमारा इंडक्टिव रेजिस्टेंस, इसको साइड बाय साइड करते हैं, सही रहेगा, एक लाइन खींच लेते हैं। नाउ सर्किट कंटेनिंग ओनली L, तो हमको तो ये मालूम है इक्वेशन 1 के तहत कि
ये रिलेशन मेरा फ़िलहाल ट्रू है। अच्छा, अब ये L के लिए हम करते हैं सर्किट कंटेनिंग ओनली L, सिर्फ L, यहाँ पर सिर्फ इंडक्टिव रेजिस्टेंस है इंडक्टर के ऊपर, ठीक है। इसके लिए जो स्टार्टिंग रिलेशन बनता है, ये आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा, तो इसके लिए जो स्टार्टिंग रिलेशन बनता है ये होता है इसका डिफ्रेंशिएशन, ये 0 के बराबर होता है, तो ये होता है इसका, यहाँ माइनस भी लगेगा, ये होता है इसका रिलेशन। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज वाला हिसाब है यहाँ, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे ई का, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो साइन ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा, ये माइनस इसको वहाँ हम अगर भेज दें बाई डी टी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अगर हम इधर उधर मॉडिफाई करने का कोशिश करें तो साइन ओमेगा टी डी टी, ये आ गया यहाँ डी टी के फॉर्म में, जो हमको चाहिए था एग्जैक्टली। अच्छा, नाउ वी कैन ट्राई टू इंटीग्रेट दिस डी आई विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। ई नॉट बाई एल, एक तरफ सब कुछ कर देते हैं, और साइन ओमेगा टी डी टी, हाँ, साइन ओमेगा टी डी टी। अब इसको जब डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे डी आई इज इक्वल्स टू, इसको बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट है तो ये होगा साइन ओमेगा टी डी टी, ओके। ये तो करंट देगा हमको, और ये दे देगा ई नॉट बाई एल साइन का माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, ठीक है। और आई विल बी इक्वल टू ई नॉट, ओमेगा बाहर कर देंगे तो ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, आई इज इक्वल्स टू, ठीक है। आई इज इक्वल्स टू, अब देखो अच्छे से, इसके लिए, इस पार्ट के लिए, इस पोर्शन के लिए हम क्या, हम आई नॉट लिख सकते हैं इस पोर्शन के लिए, ई ओमेगा बाई ई नॉट बाई ओमेगा एल, इसके लिए हम, इस रिलेशन के लिए हम बहुत आराम से आई नॉट लिख सकते हैं, यही हमको आई नॉट देता है, आई नॉट इसी का वैल्यू है। और यहाँ पर ये क्या है, कॉस एक्स है, माइनस कॉस एक्स है, तो यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, साइन 90 माइनस थीटा वाला। तो यहाँ पर हम इसके जगह में, जैसे कि माइनस कॉस एक्स है जो भी है, तो इसके जगह में हम इस तरीके से लिख सकते हैं, उल्टा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, मतलब कि साइन एक्स बाई बेसिकली 90। तो ये हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। अब इसको और फर्दर थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस, हाँ ठीक है, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं, अब आप देखोगे कि यहाँ पर एक फेज़ आपको दिखेगा, ये देखो, ये जो है माइनस पाई बाई 2 का यहाँ पर फेज़ डिफरेंस देखने को हमको मिल रहा है। किस में मिल रहा है, इंडक्टिव रेजिस्टेंस में, यानी कि L के लिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमको फेज़ डिफरेंस देखने को मिल रहा है। जबकि रेजिस्टेंस जब हमने किया था, सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए किया था, तो ऐसा कुछ देखने को यहाँ पर नहीं मिला था, ठीक है। बट यहाँ पर देखने को हमें मिलेगा, यहाँ फेज़ डिफरेंस आएगा। इसका अगर हम एक छोटा सा ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, और फेज़ जो है यहाँ पर देख सकते हो आप 90 डिग्री का है जो फेज़ डिफरेंस है, तो अगर हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें, अगर ये हमारा E है, ठीक है, तो करंट जो होगा ठीक 90 डिग्री का फेज़ डिफरेंस में होगा, यानी कि इसका 90 डिग्री कुछ ऐसा होगा। तो ये देगा मेरा करंट का वैल्यू पाई बाई 2 के फेज़ डिफरेंस पर, यहाँ पर हो जाएगा एंगुलर डिस्टेंस, और ये हो जाएगा मेरा पाई बाई 2 का फेज़ डिफरेंस। तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे, थर्ड पार्ट जो है C के लिए। सर्किट कंटेनिंग ओनली C के लिए, या इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं कोई रिलेशन अगर बना के, हाँ, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई पहले कर सकते हैं, एक सेकेंड, आगे काम ही आएगा।
इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे पहले, ठीक है। अच्छा यहाँ फेज़ हम समझ गए, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे क्योंकि आगे LCR में काम आएगा ये। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये वैल्यू हमको मिल चुका है यहाँ पर, ये वैल्यू भी हमको यहाँ पर मिला हुआ है करंट का, हमको मालूम है, हम समझ गए कि फेज डिफरेंस है। इसको लेके अगर हम अब आगे बढ़ेंगे, हमको ये मिला था I = E0/ωL, ठीक है। अब इसको जब हम कंपेयर करेंगे, I0 ही यहाँ कर देते हैं। अब जब हम इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो I0 के जगह हम क्या लिख सकते हैं? I0 के जगह हम लिख सकते हैं वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस। करंट की जगह हम लिख सकते हैं वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस, वही हम लिख रहे हैं यहाँ, वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस है यहाँ पर, किसके लिए कर रहे हैं? इंडक्टिव रेजिस्टेंस, तो वही हम यहाँ लिख रहे हैं, E0/ωL, ठीक है। E0 से E0 तो चले जाएगा, ये दोनों जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इंडक्टिव रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो ωL के बराबर यहाँ पर आ रहा है। और इसको और भी अगर हम मॉडिफाई करेंगे ओमेगा के लिए, अगर हम 2πf भी लिखेंगे तो ये भी वर्क करेगा। ये है बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन इंडक्टिव रेजिस्टेंस के लिए, ये फॉर्मूला है इंडक्टिव रेजिस्टेंस का, ठीक है। ओके, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो भी, ऐसा यूनिट ओम ही होगा, ये सब बेसिक है, ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस ही है, ओम ही रहेगा। इसके बाद आते हैं सर्किट कंटेनिंग ओनली C, सर्किट कंटेनिंग ओनली C के लिए जब हम करेंगे, स्टार्टिंग वैसे ही होगी sin ωt, तो यही हमारी इक्वेशन 1 थी स्टार्टिंग में, ये इक्वेशन 1 था स्टार्टिंग में। तो एज वी नो चार्ज इज इक्वल्स टू, रेजिस्टेंस इनटू आपका फ्रीक्वेंसी, सॉरी फ्रीक्वेंसी क्यों लिख रहे हैं, वोल्टेज, सॉरी। तो अब इसको फर्दर मॉडिफाई करते रहना होगा बस, यहाँ से इस रिलेशन से। अच्छा, यहाँ पर C स्टैंड्स फॉर कैपेसिटेंस, अनदर टर्म फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको फर्दर मॉडिफाई और कर सकते हैं। E लिख दे क्या, E के लिए ही तो E0 यूज़ कर रहे हैं, E लिख देते हैं इसको, तो फिर इसका वैल्यू पुट करेंगे तो E0 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका E0 sin ωt, ठीक है। अब हमको करंट के बारे में ये पता है कि करंट इज इक्वल्स टू चार्ज बाई टाइम, तो इसको सीधा सीधा मैं ऐसे ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। चार्ज बाई टाइम, छोटा सा करंट, छोटा सा टाइम, छोटा सा चार्ज, छोटा सा टाइम, छोटे से करंट के लिए, ठीक है। अब इसको D, Q के जगह इसका रिलेशन यूज़ कर रहे हैं, Q का sin ωt बाई dt विद रिस्पेक्ट टू, ओके। अच्छा, अब इसको dt तो नीचे है, और क्या कर सकते हैं, E0C, dt है नीचे, sin ωt, dt। अच्छा, E0 इसको बाहर कर देते हैं, कहाँ गया, E0C अंदर में, तब E0C अंदर में तब रह जाएगा ये साइन, ऐसे लिखते हैं D sin ωt बाई dt। सर डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं cos ωt/ω। हाँ, वही आ रहे, उसी में आ रहे, ठीक है। इसको अलग कर दिए हैं दिखाने के लिए, I इज इक्वल्स टू E0C। अब इसको लिख सकते हैं cos ωt ओमेगा। अब फर्दर इसको बस अब करना ही है, सॉल्व ही करना है, इक्वल टू E0C ओमेगा सेट करके अच्छे से ωt, और I इज इक्वल्स टू I0। अब इसके जगह क्या लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसके जगह हम लिख सकते हैं cos ωt के जगह हम लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के टर्म्स में, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं 3
प्लस पाई बाई 2, मतलब साइन एक्स प्लस पाई बाई 2। तो इसके बाद इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं इस सम के लिए, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। 1 एंड 2 जो 1 था हमारा बेसिक इक्वेशन जो था, उसके साथ जब इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम फेज डिफरेंस देख रहे हैं कि प्लस का है, प्लस 5/2 का है, यानी कि इसका जब अगर ग्राफ बनेगा तो इसका ये अगर ई रहेगा तो आई तब यहाँ रहेगा, यहाँ कहीं रहेगा, मतलब सॉरी 90 डिग्री में रहेगा, ऐसे नहीं सर। वो सर वो साइन ओमेगा टी प्लस 5/2 होगा ना? फिर से बोलो, सॉरी, साइन ओमेगा टी प्लस 5/2, हाँ आप सर सी लिखे हम, हाँ हम सी लिखे, सॉरी, साइन ओमेगा टी प्लस 5/2, तो ये होगा यहाँ पर आई, ये होगा आई 90 डिग्री के फाई में, ये इसका डायग्राम बनेगा इस तरीके से। अब इसको जब फ्रॉम 1 एंड 2, अब जब इसको अगेन सॉल्व करेंगे उस तरीके से इसको भी हम रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आई नॉट जो होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, वाई के जगह वही हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बाई रेजिस्टेंस, तो ये हमको देगा, इसको हमको सेट करना है, इसको हमको बस बेसिकली कंपेयर करते जाना है, E/R फॉर्म से ही कंपेयर करना है। तो इसको भी E/R फॉर्म से अगर कंपेयर करवाना है तो E/ कुछ R के लिए, मतलब इसके लिए हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो वो E/R फॉर्म से कंपेयर हो जाएगा ताकि हम इसको कंपेयर कर सकें। तो यहाँ पर जब हम रिलेशन बनाएंगे इंडक्टेंस का, मतलब कैपेसिटेंस का, इसके लिए जब हम रेजिस्टेंस के लिए बनाएंगे रिलेशन, तो ये इससे कंपेयर सीधा सीधा हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये एक हो गया इम्पॉर्टेंट, और इसको और मॉडिफाई करें, वो सब वैल्यूज़ वगैरह पुट कर दें, तो ये वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाएगा विद द फाई डिफरेंस ऑफ प्लस 5/2 के हिसाब से। ये 3 होने के बाद हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा LCR करना है। मैंने LCR का अगर एग्ज़ाम में दे देगा प्रूफ करने, तो आपको ये सब करना ही पड़ेगा। डायरेक्ट LCR तो शायद प्रूफ करने से मार्क्स नहीं दे, खैर जो भी। तो अब LCR सर्किट के लिए हम प्रूफ करते हैं, तीनों को मिला के हम देखते हैं क्या बनता है। उसको बोलते हैं इंडक्टेंस, वो इम्पिडेंस बोलते हैं। इम्पिडेंस हो गया टोटल रुकावट, टोटल रेजिस्टेंस का क्या रुकावट है, टोटल क्या रेजिस्टेंस रुकावट प्रोड्यूस कर रहा है। इम्पिडेंस फॉर Z, बेसिकली यही हम प्रूफ करने जा रहे हैं फॉर Z। तो LCR भी लिख सकते हैं, इम्पिडेंस भी बोल सकते हैं, कैपिटल Z तो बोलेंगे ही। तो इसके लिए अब नेक्स्ट प्रूफ है। तो इसके लिए भी हमको तीनों को मिला के एक डायग्राम बनाना पड़ेगा सबसे पहले, जिसमें तीनों सर्किट रहेगा एक एक करके। ये हमारा अगर हो जाएगा इतना, अच्छा ठीक है, छोड़ो R के लिए। इसके बाद इसके लिए C के लिए तो नीचे था 5, इसका था पाई का डिफरेंस 90 से कम था। कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस के लिए उधर चले जाएगा, उल्टा होगा, यहाँ देख रहे हो ना, उल्टा होगा, वोल्टेज के लिए उल्टा कर रहे हैं। ये 90 के टर्म्स में होना चाहिए, ठीक है। वोल्टेज का बात चल रहा है, करंट का नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, स्टार्ट कैसे करना है, ये रिलेशन पहले लिख लेते हैं। वोल्टेज के टर्म्स में ही ये प्रूव होगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ समझना पड़ेगा। पहले तो हमको ये मानना पड़ेगा कि इन दोनों में से, ठीक है, इन दोनों में से कैपेसिटेंस और इंडक्टिव रेजिस्टेंस, इन दोनों में से किसी एक को हमको ग्रेटर अज्यूम करना पड़ेगा कि इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, ये ग्रेटर है कि ये ग्रेटर है। तो लेट कर लेते हैं हम यहाँ पर कि इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा है। अभी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। अभी के लिए यही मान लेते हैं कि ये इससे बड़ा है, अपना कंफर्ट के लिए। तो अगर ये इससे बड़ा है, इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो इसका जो रिजल्टिंग EMF बनेगा वो यहाँ कहीं बनेगा। मान लेते हैं यहाँ कहीं बन रहा है EL माइनस EC, रिजल्टिंग EMF यहाँ कहीं बन रहा है। अब हमको करना क्या है कि डायग्राम मॉडिफाई करना है और हमको इसको कंप्लीट कर देना है वेक्टर फॉर्म में। रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम जो भी है उसको हम
बना देते हैं, रेक्टेंगल ही बनाना पड़ेगा यहाँ। तो ये 90 है तो ऑब्वियसली ये भी 90 डिग्री होगा। और इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा, नेट रिजल्ट जो निकलेगा वेक्टर फॉर्म में वही होगा हमारा इम्पिडेंस, यानी कि यही हमारा नेट वैल्यू इम्पिडेंस देगा। इसी के लिए हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ नेमिंग्स कर देते हैं। इस ट्रायंगल को हम मान लेते हैं कि ये O है ओरिजिन, इसको A मान लो, इसको B मान लेते हैं। तो OAB हमारा हो जाएगा, OAB इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो इन ट्रायंगल OAB सीधा पाइथागोरस थ्योरम अगर लगा देंगे तो Z स्क्वायर इज इक्वल्स टू R का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अच्छा, अब E को रिप्लेस हम सीधा करंट से भी कर सकते हैं। यहाँ पर IZ, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, IR ये स्क्वायर है। अच्छा, अब ये ऐसे ही लिखते हैं। और ये का XLI माइनस XEI स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग हटाते हैं। अच्छा, एक काम कर सकते हैं, आई स्क्वायर और इधर दोनों आई स्क्वायर तो बाहर आएगा, तीनों तरफ वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ का आई, यहाँ का आई, यहाँ का आई, यहाँ का आई, ये तीनों बाहर आएगा। आई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ जो बचेगा वो सिर्फ Z स्क्वायर बचेगा, यहाँ सिर्फ R स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर बचेगा XL माइनस XC स्क्वायर, ठीक है। अब कर सकते हैं स्क्वायर रूट। अब अगर स्क्वायर रूट करेंगे R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमको मिलेगा LCR सर्किट का इम्पिडेंस या टोटल रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस। इसको और मॉडिफाई भी किया ही जाता है, ये सब वैल्यूज़ इसके लिए पुट कर दी जाती हैं, तो वो ठीक है, वो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। मेन ये प्रूफ था, उसको पुट हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ये देखो, ये प्रूफ करने आपको कोई नहीं बोलेगा। जो है मेन रिलेशन वो यही है फॉर LCR सर्किट। इसका प्रूविंग छोटा है, लेकिन वही है कि इसके लिए पूरा तरीके से हमको उसमें घुसना पड़ेगा, तीनों का हमको प्रूविंग करके दिखाना पड़ेगा। ये इसका हो गया पार्ट। हाँ दिखा रहे। हाँ सर, थैंक यू। ओके। सर हाँ सर, जब आप एक्सेल लिखवा रहे थे उसमें आप एक्सेल दो रिलेशन दिए थे ना, एक था एल ओमेगा और एक था कुछ फ्रीक्वेंसी के टर्म। एक बार आप वो वाला दिखा सकते हैं? एक्सेल का बोल रहे हो? यस सर। एक्सेल ये है ऐसा। ठीक है सर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे। नेक्स्ट टॉपिक भी इसी का कंटिन्यूएशन ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अब क्या बोलता है? नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को बोलता है, अच्छा ये रिलेशन पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट अभी यूज़ होते रहेगा, इसका थोड़ा काम अभी लगते रहेगा। हाँ, नेक्स्ट रिलेशन को हम बोल सकते हैं रेजोनेंस ऑफ LCR सर्किट। रेजोनेंस
देखो रेजोनेंस ऑफ LCR सर्किट, ठीक है। अब रेजोनेंस का मतलब कि वो करंट जो है वो वर्क कैसे करेगा, ठीक है। वो जो करंट है उसका वर्किंग कैसे डिफाइन होगा। ये तो रेजोनेंस, ये हमने इम्पेडेंस का जो फॉर्मूला बनाया है रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल जो हमने सीखा है कि रेजोनेंस जो है या रेजिस्टेंस जो है उसका रिलेशन करंट के साथ डायरेक्ट नहीं है, उल्टा है ना। तो ये यहाँ पर जो हमको समझना है कि इसका वैल्यू कितना मिनिमम होगा कि ये मैक्सिमम हो, ठीक है। तो उसी के लिए हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि इसका वैल्यू कितना मिनिमम होगा। ये पूरा इक्वेशन तो रेजोनेंस का ही है, रेजिस्टेंस का ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको यही चीज़ समझना पड़ेगा फॉर व्हाट मिनिमम वैल्यू, इसका फॉर व्हाट मिनिमम वैल्यू करंट हमको यहाँ पर मिलेगा, अच्छे तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू तभी होता है जब ये दोनों सेम हो जाए, ठीक है। ये दोनों सेम हो जाए, इसको तो हम सेम कर नहीं सकते, नहीं तो अगर ये तीनों को हम सेम कर देंगे भाई, तीनों को अगर हम ज़ीरो कर देंगे तो करंट का मतलब कहाँ से होगा, कैसे काम चलेगा, वो नहीं होगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको बेस्ट पॉसिबल चीज़ यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। और पहला बात तो ये प्लस है, ठीक है, तो वैसे भी मुश्किल है इसको ज़ीरो करना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लेके काम कर सकते हैं। या माइनस है तो माइनस के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को अगर हम सेम कर दें, अगर ये भी 1 है ये भी 1 है तो 1 - 1, ये एटलीस्ट मेरा पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको लेके फिर हम काम कर पाएंगे। तो अगर हम यहाँ 1 और 1 ज़ीरो कर दें, यानी कि अगर हम XL को XC के बराबर कर दें, ये दोनों मेरा अगर सेम है तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो यहाँ पर जो मेरा Z है, जो इम्पिडेंस है, वो इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि जो Z है बेसिकली वो मेरा नॉर्मल रेजिस्टेंस के जैसा ही काम करने लगेगा। जो इम्पिडेंस है वो नॉर्मल रेजिस्टेंस सर्किट के जैसा ही काम करने लगेगा, इसमें कोई फाई का कोई चेंज कुछ भी नहीं आने वाला है। और इसका जो फ्रीक्वेंसी हमको मिलेगा, ये आप बस नोट डाउन कर लो, इसका जो फ्रीक्वेंसी मिलेगा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, वो हमको इसके बराबर मिलेगा, ठीक है। हम जब इन दोनों को जब हम इक्वल मान लेंगे, मतलब इसका वैल्यू आप पुट कर लो WL और इसका वैल्यू पुट कर लो 1/WC, उसको बस नॉर्मल तरीके से इवैल्यूएट करो, आप इस रिलेशन में पहुंच जाओगे। और फ्रीक्वेंसी का वहाँ पर वो उसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देना, फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में उसको कन्वर्ट कर देना, आप यहाँ पर ईजिली इस रिलेशन में पहुँच जाओगे, क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो इसमें पहुँच जाओगे। सिंपल मैथ्स आप लगाओगे, इसमें आ जाओगे, ठीक है। ये था इसका पार्ट। अब एक छोटा सा और करना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट तो हम एक काम और कर सकते हैं। अच्छा, एक रिलेशन पहले तो आप इसको भी नोट डाउन कर लो, ठीक है। एक रिलेशन और आप ये कर लो, फेज डिफरेंस फॉर सीरीज LCR, ठीक है। फेज डिफरेंस फॉर सीरीज LCR, फेज डिफरेंस फॉर सीरीज LCR। तो फेज डिफरेंस जो है सीरीज LCR का, उसको हम डिफाइन करते हैं tan या cos के टर्म्स में। तो tan फाई का फॉर्मूला यहाँ बन जाता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। अब ये डायग्राम था ना हमारा, ये वाला LCR का, ये क्या था, ये और ये था इस डायरेक्शन में था आपका C, इस डायरेक्शन में था आपका L, 90 डिग्रीज में था ये, ठीक है। और फिर हमने इन दोनों को माइनस किया था, EL को EC से ये किया था, अज्यूम किया था कि बड़ा है, तो हमने जब माइनस किया था तो यहाँ पर ये डिफरेंस मिला था हमको EL माइनस EC का। फिर यहाँ हमने ये रेक्टेंगल जो है वो कंप्लीट कर दिया था, ये रेक्टेंगल हमने बनाया था, यहाँ पर हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था। अब हम क्या करते हैं, जब ये हमको निकालना पड़ता है फेस डिफरेंस, ठीक है, जो फेस का डिफरेंस जो हमको निकालना है यहाँ पर LCR का, ये होगा उसका फेस का डिफरेंस। तो ये अगर ट्रायंगल है OAB और इसका हमको यहाँ पर फेस डिफरेंस निकालना है, तो हम इसको tan फाई से या cos फाई से डिनोट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। tan फाई का रिलेशन क्या होता है, tan थीटा का रिलेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा परपेंडिकुलर है। ये किसके बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है। तो ये साइड मेरा कितना था, EL/EC, वही मैंने यहाँ पर लिखा है रेजिस्टेंस के टर्म्स में,
ठीक है। और उसके बाद डिवाइडेड बाई बेस। बेस तो ये था हमारा, ये क्या था, ER था, मतलब नॉर्मल रेजिस्टेंस था, तो वही मैंने यहाँ लिखा है R। तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फेज डिफरेंस। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं जो कि है हमारा पावर इन AC सर्किट। अब पावर इन AC सर्किट का भी काफ़ी बड़ा और यूज़फुल डेरिवेटिव है। पावर इन AC सर्किट, तो यहाँ पर पावर की ही बात करेंगे AC सर्किट के लिए, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले नॉर्मल वैल्यू लिख लेते हैं, साइन ओमेगा टी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई डिफरेंस ले लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, पावर के लिए हम रिलेशन क्या बना सकते हैं, पावर इज इक्वल टू वी नो वर्क डन बाई टाइम टेकन। तो वर्क के लिए हम क्या लिख सकते हैं, वर्क के लिए हम पावर और टाइम का रिलेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको नॉर्मल तरीके से डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करें तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, dt कर देते हैं इसको, छोटे से टाइम के लिए छोटा सा पावर, छोटे से टाइम के लिए छोटा सा वर्क डन, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा आगे अगर और मॉडिफाई करते जाएंगे तो पावर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, VI लिख सकते हैं, V नहीं लिख के यहाँ पर हम EI लिख सकते हैं। तो ये हो गया, E के टर्म्स में आ गया, I के टर्म्स में आ गया, जो हमको एग्जैक्टली चाहिए भी था। फिर इसको अगर हम, और ये W जो ये ओमेगा नहीं है, ठीक है, ये वर्क डन है, यहाँ पर ओमेगा नहीं है ये, ठीक है, ओमेगा ऐसा नहीं हो, यहाँ पर लेफ्ट साइड में सिर्फ हम वर्क लिख रहे हैं, ठीक है, ये ओमेगा नहीं है, यहाँ पर ओमेगा लिखेंगे राइट साइड में। अच्छा, E के लिए E का वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर, जो हमने अभी लेट किया है फिलहाल के लिए। I के लिए I का वैल्यू लिख देते हैं, जो यहाँ पर हमने फेज डिफरेंस के साथ माना है, ये ओमेगा है, इसका ये एक्सटेंड कर देंगे हम, ये ओमेगा रहेगा, प्लस फाई dt। कंटिन्यू रखते हैं इसको, W। ये सब ट्राई करते हैं जितना इसको हम एक साथ करने का फॉर्मूला अगर कुछ बन सके, ओमेगा टी, और ये सबको एक साथ रख देते हैं यहाँ पर, साइन ओमेगा टी। फिर यहाँ पर एक रिलेशन लगाना पड़ेगा साइन A प्लस B का, विच इज साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B dt। इसको फर्दर और करते रहना होगा, ई ओमेगा ए ई ये वो साइन से साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन अगर करेंगे तो हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी, देन ये हो जाएगा कॉस फाई, है ना, हाँ, प्लस ये क्या है, फाई है, तो ये मल्टीप्लाई तो होने से रहा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई डी टी। इसको यहाँ कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखते हैं कितना, चलो डिफरेंशिएट इंटीग्रेट अगर अभी हम करते हैं पूरा 0 से लेकर t के लिए, टोटल टाइम के लिए, आई नॉट अगेन साइन स्क्वायर जो है, साइन स्क्वायर नहीं होगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, कॉस फाई प्लस साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 साइन फाई डी टी। अब अलग अलग करते हैं डी डब्ल्यू, उसका तो डब्ल्यू वर्क, यहाँ से जो बाहर होगा उसको कर देते हैं बाहर, 2 ये सब 2 कांस्टेंट है, ये बाहर कर देते हैं। अब यहाँ पर अलग से इसको करेंगे 0 से लेकर t के लिए, 0 से t के लिए इसको करेंगे, कहाँ है, एक सेकेंड, कॉस फाई है ना,
कॉस फाई है टी टी मल्टीप्लाई कर देते हैं, टी टी मल्टीप्लाई कर देते हैं। सर हाँ सर पहले वाला टर्म होगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई। तो सर उसको तो हम लोग बस खाली 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी लिखेंगे ना, हम लोग डिवाइड बाई 2। किस इसके बात कर रहे हो? ये हाँ सर, उसमें तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो हम लोग उसको तो खाली 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो ओमेगा कॉस टी। स्क्वायर का कैसे करोगे फिर इंटीग्रेट? इसको दूसरे फॉर्मूला सर में ब्रेक आप करना होगा जैसा ना। देखिए तो फिर उसको तो 2 ओमेगा में तो लिखना पड़ेगा। हाँ वो कॉस स्क्वायर नहीं है, वो सिर्फ कॉस 2 ओमेगा टी है। ये कॉस स्क्वायर ही वही लिखेंगे कॉस। सॉरी सर। हाँ सॉरी वो लिखने में मेरे ऐसा बोलो। अच्छा अब इसको 0 से t तक करते हैं। कॉन्स्टेंट्स को तो बाहर कर दिए हैं, w कर चुका है, 0 से t तक करेंगे। cos फाई dt हो जाएगा, ठीक है, cos फाई dt हो जाएगा, ये cos 2 फाई dt। हाँ देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 बाहर कर दिए हैं यहाँ पर भी, ये तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई ही हो रहा है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अलग अलग है। ये cos फाई है तो ये पहला होगा cos फाई dt, तो cos फाई dt। इसके बाद क्या है, माइनस साइन है, माइनस है और ओमेगा टी यहाँ लगा है, तो इसको डिफरेंशिएट करना होगा, यानी कि cos फाई को यहाँ पर बाहर कर देना होगा और यहाँ पर 0 से t तक करना पड़ेगा cos ओमेगा t dt। तो ये इसका काम हुआ, यहाँ पर एक काम हुआ। दूसरा काम, अब प्लस 1/2 को बाहर कर दिया अगेन, तो यहाँ पर ये है t के टर्म्स में है, तो फाई को साइन फाई को बाहर कर देना होगा, साइन फाई बाहर, 0 से t, साइन 2 ओमेगा t dt। हाँ ये अब बन रहा है, w इज इक्वल्स टू फिर से नॉट i/2, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पूरा अच्छे तरीके से, cos फाई dt, ये वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पर कर के। हम अभी के लिए आंसर लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये घर में करना, ये 1-2 स्टेप और लेगा, इसमें भी टाइम जाएगा। इसको लिख देते हैं हम यहाँ पर, सीधा सीधा लिख देते हैं, ये सब ना कैंसिल आउट, जब ये लिमिट्स लगाएंगे तो ये सब 0 के फॉर्म में आ जाएगा, मतलब cos 0 के फॉर्म में आ जाएगा, सब कुछ cos 0 के फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर ये पूरा टर्म्स जो है, ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, ये पूरा टर्म्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आने वाला है सिर्फ इतना बचेगा, सिर्फ ये पार्ट, सिर्फ ये हिस्सा बचेगा, ठीक है, तो सिर्फ ये हिस्सा बचेगा इसका हो। अच्छा ये cos फाई था, इसको भी बाहर हमको कर देना चाहिए था, इसको भी बाहर कर देना चाहिए था, छोड़ो इसको हम अंदर लिख दिया, इसको बाहर कर देना चाहिए, छोड़ो जो भी है। cos फाई रहेगा, dt का डिफ्रेंशिएशन d होगा, तो यहाँ पर cos फाई t -0, तो ये t मिल जाएगा, यहाँ से ये वर्क डन का हमको वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन ये वर्क का आया है, हम लोग यहाँ पर पावर का स्टार्ट किए थे, सॉरी यहाँ पर हम लोग पावर का स्टार्ट किए थे, जो स्टार्ट हम लोग किए थे यहाँ पर वर्क का नहीं किए थे, हम लोग पावर का स्टार्ट किए थे, तो वो तो हमको भी बनाना पड़ेगा। एवरेज पावर के लिए हम लोग स्टार्ट किए थे, मतलब पावर के लिए स्टार्ट किए थे, तो पावर एवरेज निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो वर्क डन बाई टाइम टेकन, तो वर्क डन तो मेरा आया इतना, वर्क डन तो ये आ गया बाई टाइम टेकन, तो पावर एवरेज जो है वो हमको ये रिलेशन देगा, बेसिकली ये रिलेशन हमको देगा, ठीक है। इसको एक दूसरे फॉर्म में भी मतलब लिखा जा सकता है, इसको थोड़ा सा सेट वगैरह करके, √2 से ऊपर नीचे डिवाइड करके, हाँ ये √2 कर देंगे, इसको √2 इंटू √2 कर देंगे, उस तरीके से अलग अलग कर देंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग √2 कर देंगे, इसको भी √2 कर देंगे, तो ये वो स्टार्टिंग फॉर्म में चले जाएगा जो स्टार्टिंग फॉर्म में हम लोग किए थे। खैर जो भी है उस तरीके से, जब ये t से t कैंसिल हो जाएगा, t था, तो जो भी है ये, इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि पावर एवरेज इज इक्वल्स टू ERMS
ये स्टार्टिंग वाला रिलेशन जो हम लोग किए थे, इंटू आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर इंटू कॉस 5। तो ये सीधा सीधा पावर का फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब यहाँ तक अगर प्रूव हो गया तो ये रिलेशन ही लिखना पड़ेगा, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इज इक्वल टू कॉस 5। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और होता है एवरेज पावर में। ठीक है, ये तो हो गया आर एम एस के फॉर्म में। एक रिलेशन इसमें और हो सकता है, ये था नॉर्मल आर के लिए। ठीक है, ये नॉर्मल आर के लिए था, नॉर्मल रेजिस्टेंस के लिए था। एल और सी के लिए डिफरेंट होता है। एल और सी के लिए जो एवरेज पावर आता है वो ज़ीरो आता है, सी के लिए एवरेज पावर जो आता है वो ज़ीरो आता है। तो ज़ीरो पावर रहेगा तो कोई करंट मतलब कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, तो इसको बोला जाता है वॉट लेस करंट। इसको बोला जाता है वॉट लेस करंट फॉर सी एंड एल ओनली। बस इतना खाली ध्यान में रखना। इसके बाद हमारा ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक में ही हम हैं अब। ठीक है, इसके बाद हमारा है ट्रांसफॉर्मर। इसके बाद ट्रांसफॉर्मर का एक पार्ट है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है? बेसिकली स्टेप अप या स्टेप डाउन दो तरह के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, बढ़ा देना करंट को या घटा देना। ट्रांसफॉर्मर तो ये क्या करते हैं, अ डिवाइस विच कैन ऑल्टर द वोल्टेज ऑफ आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट। कितना इनपुट देंगे उससे क्या हमको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो दो टाइप के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसमें जो आउटपुट होता है वो इनपुट से ज़्यादा होता है, इसमें जो आउटपुट होता है ऐसे ही लिख देते हैं, वो इनपुट से कम होता है। स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का ये फिलॉसफी है। ठीक है, इसके रिलेशन ही है इम्पॉर्टेंट, ऐसा और कुछ नहीं इसमें। इसका जो रिलेशन बन सकता है वोल्टेज के लिए, ठीक है, वर्किंग किस तरीके से काम करता है इसका वर्किंग प्रिंसिपल, वोल्टेज के लिए जो प्रिंसिपल बन सकता है इनपुट के लिए, इनपुट के लिए जो इसका रिलेशन बन सकता है विद दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फेज बाय विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये बन सकता है इसका। और इसका भी आउटपुट के लिए भी, ये इनपुट के लिए था, ये आउटपुट के लिए नंबर ऑफ टर्न्स इस तरीके का, एक सेकेंड, इस तरीके का दिखेगा ट्रांसफॉर्मर यहाँ कहीं। हाँ सर थोड़ा सा ऊपर दिखाइए एक बार। इस तरीके का दिखेगा। ये इनपुट है लेफ़्ट साइड में, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। तो यहाँ पर कम है कॉइल्स नंबर ऑफ टर्न्स और यहाँ पर ज़्यादा है नंबर ऑफ टर्न्स। उल्टा भी हो सकता है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा भी हो सकता है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कम भी हो सकता है। तो फिलहाल के लिए ये यहाँ पर आउटपुट ज़्यादा है, देख सकते हैं, इसको बोलते हैं स्टेप अप। यहाँ पर अगर आउटपुट कम होता उसको बोलते हैं स्टेप डाउन। तो वही है, इसके लिए भी इनपुट के लिए आई मीन स्टेप डाउन के लिए तो ये रिलेशन बन जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर अगर इन दोनों को हम सीधा सीधा अगर डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो इन दोनों के बीच का इनपुट और आउटपुट का वोल्टेज का रिलेशन ये निकल के आएगा, नंबर ऑफ टर्न्स और नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला बात है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ ये है, अब इसमें एक चीज़ ये होता है कि अगर वोल्टेज ज़्यादा है, ठीक है, अच्छा इनपुट अगर, वो तो बोल दिया कि इनपुट अगर ज़्यादा है, ठीक है, जैसे कि इनपुट अगर ज़्यादा है तो ये स्टेप डाउन है, इनपुट अगर आउटपुट अगर ज़्यादा है तो वो स्टेप अप है।
अब इसमें एक चीज़ और होता है कि अगर वोल्टेज ज़्यादा है, कहीं पर वोल्टेज अगर ज़्यादा है तो करंट वहाँ पर कम होगा। जैसे कि यहाँ पर इनपुट जो है वो आउटपुट से ज़्यादा है, तो ये स्टेप डाउन है। स्टेप डाउन का मतलब क्या है कि करंट जो है वो कम हो गया, करंट कम हो गया। वोल्टेज और करंट का ये ऐसा ही रिलेशन है उल्टा। और अगर आउटपुट ज़्यादा है इनपुट से, स्टेप अप, तो करंट, स्टेप अप नाम से ही तो समझ में आ रहा है, अप का मतलब क्या, करंट अप हो गया, ऊपर चल गया, है ना। यानी कि आउटपुट जो है वो इनपुट से ज़्यादा होगा। तो इस फॉर्मूला को अगर और मॉडिफाई करें, ठीक है, तो यहाँ पर करंट आउटपुट जो है वो करंट इनपुट, तो ये एक कंप्लीट रेशियो बन जाएगा या कंप्लीट फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। इसी के बेसिस में कुछ भी क्वेश्चन हल्का फुल्का पूछ सकता है, ठीक है। LCR जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक तो ये नहीं है, बट फिर भी कुछ कुछ पूछ ही सकता है, ठीक है। और यहाँ पर जितना फ्लक्स होगा उतना ही फ्लक्स यहाँ भी होगा। फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आता है। यहाँ पर जितना फ्लक्स होगा यहाँ पर भी उतना ही फ्लक्स होगा, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। ये सब चीज़ ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन फ्लक्स जो है वो उसमें कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। सर आप लिखे यहाँ पे कि आउटपुट वोल्टेज ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज, तो स्टेप अप। आउटपुट वोल्टेज कहाँ, हाँ यहाँ, हाँ स्टेप अप आउटपुट, हाँ हाँ, और फिर आप नीचे लिखे हैं आउटपुट करंट ग्रेटर देन इनपुट करंट, और स्टेप डाउन में आप लिखे हैं सर करंट, I0। हाँ तो सर I0 मैंने आउटपुट, ये ओ आउटपुट, हाँ बोलो। तो सर स्टेप डाउन में EI ग्रेटर देन E0 है, फिर II लेस देन I0 कैसे हो गया? वो तो ज़्यादा होना चाहिए ना। नहीं 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 नहीं, वोल्टेज जो है, ठीक है, वोल्टेज ज़्यादा वो खा ले रहा है। देखो यहाँ पर जो करंट और वोल्टेज का रिलेशन है वो उल्टा होता है। आउटपुट हमेशा के ज़्यादा ही होगा इनपुट से, दोनों इसमें। नहीं, ये तो वोल्टेज के लिए है, ये करंट के लिए। ये जो लिखे हम, जैसे इसको देखो, दोनों में तो करंट तो ग्रेटर है, आउटपुट करंट ग्रेटर है इनपुट करंट से। ओ ये ना, यस अच्छा ये हम उल्टा साइन दे दिए हैं, अरे सो सॉरी। अच्छा तुम, अच्छा ये बोल रहे हो, हाँ हाँ Yes, हाँ, ये हम उल्टा दे दिए, सॉरी। स्टेप अप में क्या हो रहा है देख के ही वही समझ में आ रहा है कि इनपुट तो कम होगा, आउटपुट ज़्यादा होगा। ये हम उल्टा लिख दिए। हाँ ठीक है, तो लिखे थे। सर एक सेकंड, ये एक सेकंड, वोल्टेज ज़्यादा है यहाँ पर, तुम्हारा आउटपुट ज़्यादा है, इनपुट ज़्यादा है, इससे ये स्टेप डाउन हो गया। यहाँ करंट किस में ज़्यादा रहेगा, इसमें ज़्यादा रहेगा, और यहाँ पर उल्टा होगा, हाँ उल्टा होगा। राइट, क्योंकि रेजिस्टेंस का बात है ना। हाँ कंफ्यूज हो गया हम, ठीक है हाँ ठीक है, वोल्टेज तो उल्टा ही होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ अगर न्यूमेरिकल्स होगा मेरे पास में तो वो भेज देंगे आज शाम तक, ठीक है। बेसिकली यही टॉपिक था। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो LCR का तुम्हारा डिफ्रेंशिएशन है, क्योंकि LCR का डिफ्रेंशिएशन करने के लिए ये तीनों का हमको पहले करना आना चाहिए। तो ये तीनों का होगा, उसके बाद LCR होगा, तो कुल मिला के यहाँ पर 4 डिफ्रेंशिएशन है। इसमें से एक श्योर शॉट आता है, ठीक है। अब कोई सा भी एक उन लोग दे सकता है। LCR अगर डायरेक्टली नहीं भी दिया तो, क्योंकि LCR का टाइम कंज्यूमिंग भी है, बट वो इंडिविजुअल स्कूल के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। इसमें पावर है, दोनों में से कुछ एक देगा, बट देगा ज़रूर, इस चैप्टर से एक डिफ्रेंशिएशन ज़रूर देगा, ठीक है। फिर पावर होता है, एक पावर के लिए भी है। अब या तो अगर पावर दे दिया तो इसमें से कुछ नहीं देगा, या तो इसमें से कुछ नहीं दिया तो पावर में से कुछ देगा, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, और वो इम्पीडेंस वाला वो थोड़ा सा ध्यान रखना। इम्पीडेंस जो है R के बराबर हो जाता है, इससे भी क्वेश्चंस पूछता है। ये जो इम्पीडेंस R के बराबर कब होता है, कैसे होता है, इसके ऊपर एक केस स्टडी हम लोग बैठा सकता है, ठीक है। उस टाइप का क्वेश्चन बैठा सकता है, तो वो उस तरीके का, ठीक है। तो सब थोड़ा ध्यान में रखना, और इससे कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मेरे पास में होगा, हम देखते हैं। तो हम आज रात तक भिजवाते हैं सर से, उसको थोड़ा प्रैक्टिस करना।
टेस्ट। ओके, थैंक यू, थैंक यू सर, बाय सर। बाय।